हेलो एवरीवन, वेलकम द यूनिट फिफ्थ। आज हम यूनिट फिफ्थ के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। तो सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे वाटर लॉगिंग। ओके, व्हाट इज़ द वाटर लॉगिंग? अ लैंड इज सेड टू बी वाटर लॉग्ड व्हेन द सॉइल पोर्स विद इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स गेट सैचुरेटेड एंड द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू इनसफिशिएंट एयर सर्कुलेशन। तो होता क्या कि जिस एरिया में जहाँ पर आपने क्रॉप लगा रखी है, तो उस एरिया में अगर एक एडिक्वेट अमाउंट से ज़्यादा वाटर वहाँ पे स्टोर होता है, तो जो सॉइल के पोर्स हैं, उन पोर्स के थ्रू एयर का सर्कुलेशन नहीं होता है। तो जिस वजह से क्या होगा, वो जो एयर वॉइड्स हैं वो कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं वाटर से। अगर कम्प्लीटली फिल हो गया वाटर से, तो वहाँ से एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा, जो कि अफेक्ट करेगा क्रॉप के ग्रोथ को और उसकी हेल्थ को। तो जो फर्स्ट वाली इमेज है ये भी वाटर लॉग्ड है, एंड सेकंड इमेज जो है ये भी वाटर लॉग्ड है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट वाली जो इमेज है, जो लैंड जो वाटर लॉग्ड यहाँ पे है वो टेम्पररी है। ये हुआ है अभी रिसेंट एक रेनफॉल है, हैवी रेनफॉल हुई थी, तो उस वजह से कुछ टाइम के लिए, यानी कि कुछ घंटे के लिए ही इसमें वाटर लॉगिंग वाली प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। ओके, अगर सेकंड इमेज की बात करें तो ये परमानेंट वाटर लॉगिंग है। इसका परमानेंट वाटर लॉगिंग वाली लैंड, परमानेंट वाटर लॉगिंग वाली जो लैंड होती है, उसको आप देख के ही पहचान सकते हो कि ये परमानेंट वाटर लॉगिंग वाला एरिया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ है प्लांट्स वगैरह की, वो वही है जो वाटर लविंग है। ओके, उनका ही यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होता है। अब इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कैटेगरी ऑफ वाटर लॉगिंग। कॉजेस नेचुरल होगा और ह्यूमन इंड्यूस्ड होगा। नेचुरल में क्या आएगा, क्या वैली बॉटम है या नेचुरल वहाँ पे इस तरह से कुछ बना हुआ है एरिया, जहाँ पे कि जो वाटर यहाँ पे आप स्ट्रीम से आएगा उसको ड्रेन आउट के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल पाता है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या होगा, वाटर यहाँ पे स्टोर हो जाता है। सेकेंड है ह्यूमन इंड्यूस वाटर लॉगिंग थ्रू एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है टेम्पररी वाटर लॉग्ड एंड परमानेंट वाटर लॉग्ड। टेम्पररी यानी कि कुछ टाइम के लिए ही या कुछ मंथ के लिए जो वहाँ पे मैक्सिमम वाटर लेवल आ गया है। परमानेंट होता है जो थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे एक फिक्स अमाउंट का वाटर वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सोर्स ऑफ वाटर रेनफॉल से भी आता है और इरिगेशन से भी आता है। लोकेशन जो जहाँ पे वाटर लॉग्ड होता है वो एग्रीकल्चर लैंड भी होता है और अदर लैंड भी होता है। तो एग्रीकल्चर लैंड में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे आप इरिगेट करते हैं उसको, तो उस वजह से वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, कॉजेज़ हमने पढ़ ली हैं। नेचुरल के क्या क्या होंगे, टोपोग्राफी, जियोलॉजी कि वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं, वेदर वहाँ पे ऐसा कि वहाँ पे टाइम टू टाइम या फ्रिक्वेंटली वहाँ पे रेनफॉल होता रहता है। सॉइल टाइप, वहाँ पे सॉइल ही ऐसी है कि वो वाटर को रिटेन रखती है, उसको वो पास होने देती नहीं। ओके, सीपेज इनफ्लो यानी कि वहाँ पे आसपास ऐसा है कि वहाँ पे ये पूरा वाटर सीप करके एक एरिया तक पहुँच जाता है जहाँ की वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, इन एडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज, आपने वहाँ पे ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया ही नहीं कि जब भी वहाँ पे आप उसको इरिगेट करोगे उस पूरे लैंड को, तो कुछ वाटर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको ड्रेन आउट कर पाओ आप। ओके, ह्यूमन इंड्यूस जो होता है वो इरिगेशन से भी होता है। आपने ज़्यादा इरिगेशन कर दिया है, यानी कि ओवर इरिगेशन कर दिया है। सीपेज फ्रॉम कैनाल से आप वाटर को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कैनाल के थ्रू, बट वो कैनाल कैसी है, अनलाइंड कैनाल है, तो कैनाल में ही कहीं कहीं पे मैक्सिमम पॉइंट पे सीपेज है, तो वो सीपेज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उससे वाटर लॉग की प्रॉब्लम भी आती है। इन एडिक्वेट ड्रेनेज, ओके, पुअर इरिगेशन मैनेजमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज, जैसे रेलवे वाटर कोर्स जो ऑब्स्ट्रक्शन है नेचुरल ड्रेनेज के, उस वजह से जो वाटर है वो ड्रेन आउट नहीं हो सकता है। ओके, लैंड लॉग्ड पर्च हैविंग नो आउटलेट, तो पर्च लैंड उसे बोलते हैं जिसमें कोई भी आउटलेट नहीं होता है।
ये रेनफॉल की वजह से जो होता है, एक्सेसिव रेनफॉल, फ्लैट टोपोग्राफी, ओकेजनल स्पिल बाय फ्लड, क्लोज कंटूर। तो क्लोज कंटूर वाले पोर्शन में भी क्या होता है, अगर यहाँ पे डेप्थ है तो उसमें भी ड्रेन आउट की प्रॉब्लम्स आती है। ओके, इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन इन द क्रॉप रूट जोन। तो उससे क्या होगा, जो क्रॉप्स की जो हेल्थ है, जो ग्रोथ है, उसको अफेक्ट करेगा। ग्रोथ ऑफ वाटर लविंग वाइल्ड प्लांट्स, ग्रोथ करेंगे जो कि वाटर लविंग प्लांट। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ टिलेज ऑपरेशन, वाटर फील्ड जो है वो कहीं भी टिल्ड नहीं कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि वहाँ पे सॉइल कंटेंट, एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट वहाँ पे होता है सॉइल में, तो उस वजह से आप वहाँ पे उसको जो टिलिंग करते हैं ऐसे चारों तरफ, वो आप नहीं कर सकते वहाँ पे। ओके, एक्यूमुलेट ऑफ हार्मफुल सॉल्ट, तो वहाँ पे ऐसे सॉइल एल्कलीन्स वहाँ पे आते हैं जो कि क्रॉप्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, और वहाँ पे सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर को क्या करते हैं, लो कर लेते हैं। रिडक्शन इन टाइम मैच्योरिटी, इनहेबिटिंग एक्टिविटी ऑफ सॉइल बैक्टीरिया। ओके, बात करेंगे सॉल्यूशन या प्रॉब्लम्स, उसके रेमेडीज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो जो उसके प्रिवेंटिव मेजर हैं वो ये हैं कि कंट्रोलिंग द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू सीपेज फ्रॉम कैनाल, लाइनिंग द कैनाल सेक्शन, उसको लाइन करेंगे, यानी कि पूरा कॉन्क्रीटिंग करेंगे पूरे कैनाल को, तो उस वजह से उसमें सीपेज की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके, सेकेंड है कि वहाँ पर आप ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हो जैसे लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि आपको कैनाल के थ्रू फिर वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप ट्यूबवेल लगा के उसके आसपास ही इरिगेट कर सकते हो उस एरिया को। ओके, तो ये इसके क्यूरेटिव मेजर्स हैं और ये इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, तो इनको आप पढ़िएगा। तो ये है यूनिट 5 का सेकंड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, बेसिक एलिमेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, तो ये है हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें क्या होगा, रिजर्वायर होगा जो वाटर को स्टोर करेगा, डैम होगा जो क्या करेगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा, और यहाँ पे एक टनल हम बनाते हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट होके एक प्रॉपर उसको हेड देंगे। जितना हेड लॉस ज़्यादा होगा उतना स्पीड से वाटर यहाँ पे पहुँचेगा, और यहाँ पे पेनिस्ट्रॉक लगा के ये टरबाइन लगी है, इस टरबाइन को रोटेट करेंगे। टरबाइन को रोटेट करने का पर्पज़ ये है कि आप इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर है, उसको आपने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। ये यहाँ पे मशीन लगा रखी है, यहाँ पे टरबाइन है, टरबाइन मूव करेगी, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। देन उसको आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो आप उस मैकेनिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पावर हाउस है, उससे पावर लाइन यहाँ पे लगा रखी है, तो उसके थ्रू आप पावर को ट्रांसमिशन करते हो। इस वाले डायग्राम को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये डैम है, ये रिजर्वायर है, यहाँ से वाटर फ्लो करेगा एक पाइपलाइन के थ्रू। इसका डायमीटर अराउंड 3 मीटर के आसपास इसका डायमीटर होता है। स्टोरेज डैम को जो स्पिलवे है इसके ऊपर लगा रहेगा, उसके अलावा आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है पाइपलाइन को, जो कि टरबाइन को मूव करेगा। ओके, तो वाटर फ्लो यहाँ से होगा, ये यहाँ पे गेट लगा हुआ है, यहाँ पे ये सर्ज टैंक है, यहाँ पे वॉल लगा हुआ है, और यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोलिक टरबाइन है, यहाँ पे ये पेनिस्टॉक लगा हुआ है। इसका जो यहाँ पे जो डाया है यहाँ पे ज़्यादा होगा, इसका डाया धीरे धीरे यहाँ पे कम होता रहता है। तो डाया जितना कम होगा तो वाटर का फोर्स उतना स्पीड से यहाँ तक आएगा, जिससे कि जो टरबाइन की जो प्लेट्स हैं वो मूव करेगी। यानी कि आप जो पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे स्टोर हो रखी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, और उस एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, कि किसी आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हो। दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी में आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको। और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, जो एक्सेस वाटर जो अभी यहाँ पे आएगा वो वाटर यहाँ टेल वाटर में चला जाएगा। जो सर्ज टैंक यहाँ पे है उसका पर्पस क्या है, अगर आप सडन कभी वॉल्व ये वाला बंद करते हो तो वाटर हैमर प्रेशर यहाँ पे लगेगा, क्योंकि वाटर काफ़ी स्पीड से आ रहा है।
तो वाटर हैमर प्रेशर यहाँ पे लगेगा, तो वाटर हैमर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए उसको यहाँ पे सर्ज टैंक बना रखा है। तो जो जितना भी प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए यहाँ पे एक टैंक बनाया होता है, तो उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जब बैक आता है तो वाटर यहाँ पे स्टोर होता है। ओके, यानी कि उस एनर्जी को कहीं ना कहीं उसको रिलीज करना होता है एनर्जी को, अदरवाइज वो क्या करेगी, इस पाइपलाइन को ब्रस्ट कर सकती है, इसलिए सर्ज टैंक का यूज़ किया जाता है इसमें। ओके, तो ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के एलिमेंट्स, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यूनिट 5th का आज कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सेकंड का। ओके, तो अभी तक आपके जो डाउट्स कुछ भी हैं तो आप प्लीज़ उसको डिस्कस करिए, मुझसे पूछिए, आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, तो जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम कहीं पे आती तो आप प्लीज़ डिस्कस करिए। तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, आप इसको पढ़ना स्टार्ट करिए, सारी वीडियोस देखिए, सारे नोट्स देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप प्लीज़ पूछिए। अब आप लोग अपने पेपर की प्रिपरेशन करिए अच्छे से, एंड टर्म एग्ज़ाम की। ओके, थैंक यू।